Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to complete the remaining cases, special cases of elastic lane in one dimension, जिसको हमने कल जो है वो 2 केसेस किए थे और साथ डेरिवेशन की थी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉल और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है सेकंड बॉल, वो हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम कैलकुलेट किए थे और उनकी मदद से वो आपको ज़ुबानी अगर याद होंगे v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू, तो फिर आप ये स्पेशल केसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको राइट डाउन कराऊंगी कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो एग्जाम्स में, और आप इसे कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इन केसेस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम ये एग्जाम्पल भी परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल 3.5 आपके स्मार्ट सिलेबस में है, ये करेंगे। और एंड द फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है जो टॉपिक इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले केस नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी, ठीक है, एट रेस्ट। अगर कोई लाइट बॉडी जो है वो मैसिव बॉडी जो कि रेस्ट पे होगी उसके साथ कोलाइड करेगी तो क्या होगा। नो दिस इज योर केस 3, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। इसका मतलब है कि अगर एक लाइट बॉडी जिसका मैस m1 है वो मैसिव बॉडी जिसका मैस m2 है, या आप इसको पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख सकते हैं, जब इस तरह की लाइट बॉडी इस मैसिव बॉडी के साथ टकराएगी तो होना तो यही चाहिए ना कि वो लाइट बॉडी जब जाके और मैसिव बॉडी खुद एट रेस्ट है। एट रेस्ट का मतलब है कि इस मैसिव बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है v2 वो 0 है और ये जो लाइट बॉडी है ये मूव कर रहा है जो मैस m1 है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब होगा ये कि जब इस तरह की लाइट बॉडी जाके इस मैसिव बॉडी से टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो मैसिव बॉडी को तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। मैसिव बॉडी अपनी जगह से बिल्कुल भी जैसे पहले रेस्ट पे था वो आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पर ही रहना चाहिए, और जो आपकी लाइट बॉडी है वो रिपेल बैक हो जाएगी, यानी पीछे को आ जाएगी उससे टकरा के, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिपेल बैक हो जाएगी, और इसलिए उसकी वेलोसिटी जो पहले प्लस v1 के साइन के साथ थी क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी, अब वो माइनस v1 हो जाएगी क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में अब हो गई है। सो v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन जो है वो माइनस v1 हो जानी चाहिए। ये सारी सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए। ये उसी तरह से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एक छोटी कार है और ये जो मैसिव ट्रक है आपका, और ट्रक ऑलरेडी अपनी एक जगह पे खड़ा है, और आपकी जो छोटी सी कार है वो जाके जब उस मैसिव ट्रक से या वो जो बड़ा क्रेन है उससे जाके जब स्ट्राइक करता है तो वो क्रेन को तो उसकी जगह से नहीं हिला सकता ना, लेकिन खुद क्या हो जाएगी, खुद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये वो सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैस आपका m2 जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू द मैस m1, और मैस m2 की जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 हो, तो हम जो स्मॉल मैस होता है आपका m1 वी कैन निगलेक्ट दैट। निगलेक्ट करने का मकसद हमारा मीनिंग ये है कि हम इसको ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि जब एक मैस बहुत बड़ा हो दूसरे के मुकाबले में और दूसरा मैस बहुत छोटा हो तो हम उस छोटे मैस को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको ज़ीरो को अप्रोच करा सकते हैं। जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमने m1 को यहाँ पे, चूँकि मैस m1 इज़ वेरी मच स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द मैस m2, सो वी कैन टेक मैस m1 अप्रोचेस टू 0। और जब हम v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करेंगे, और v2 तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है मैसिव बॉडी, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने 0 पुट करनी है अपनी v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज में। अब v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज जो हैं उसकी तरफ आते हैं। नाउ दीज आर द फार्मूलाज ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम जो हमने कल डिराइव भी किए थे और जिनके बारे में कल हमने जो है वो कंप्लीट डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन की थी। 3.17 और 3.18 जो आपकी क्वेश्चन है दोनों v1 प्राइम की, यानी वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, ये हमने कल कैलकुलेट की थी। इन v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज में हम ये कह रहे हैं कि हमने ये जो अपना केस है ये अप्लाई करना है। हमारा केस ये है कि मैस m2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन मैस m1। मैंने आपको कहा कि जब मैस m1 बहुत स्मॉल होगा तो हम उसको 0 को अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही चूंकि मैसिव बॉडी रेस्ट पे है इसलिए m2 की जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v2 है वो भी 0 पुट करेंगे इन दो इक्वेशंस के अंदर हम। अब ये देखें इस इक्वेशन से अगर आप देखें कि अगर मैं मैस m1 को 0 पुट करूं, जहां जहां m1 है आपने उसको क्या करना है, 0 पुट करना है। यहाँ पे तो आप v2 0 पुट करेंगे तो ये तो वैसे ही होल टर्म 0 हो जाएगी ना। इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 3.17 में भी और 3.18 में, दोनों में जब आप v2 को 0 पुट करेंगे तो इनकी ये जो दोनों की सेकंड टर्म्स हैं ये तो 0 हो जाएंगी। इसमें तो मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं इनको आपने देखना है। फर्स्ट टर्म में आप देखें, इधर आप मैस m1 0 करें और नीचे भी मैस m1 0 करें। इसी तरह इधर जब आप मैस m1 को 0 करेंगे ये होल टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मैस m1 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। जब 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो तमाम चीज़ों को 0 कर देता है। अब यहाँ पे जब आप 0 करेंगे, ये काम हमने इधर अब किया हुआ है, इसको आप देखें।
ये देखें v1 प्राइम जो है वो हमने जब उसको ज़ीरो किया m1 को, यहाँ पे m1 को जब इधर ज़ीरो किया तो ऊपर आ गया माइनस m2v1 ओवर m2, इस तरह से माइनस m2v1 ओवर m2 कैंसिल हो जाएंगे। सो यू कैन गेट v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, जो हम चाहते थे, यानी जैसा हम सोच रहे थे कि जब एक छोटी बॉडी जाके किसी बहुत बड़ी मैसिव बॉडी से कोलाइड करती है तो मैसिव बॉडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोटी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक होने से वो अपनी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी वो जो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी अब वो माइनस v1। रिवर्स होने का मकसद ये होता है कि सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब हम किसी चीज़ को रिवर्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड में सेम रहती है लेकिन ऑपोजिट हो जाती है डायरेक्शन में, यानी अगर वो पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी तो अब वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 जो है वो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी बात की, यही चीज़ अब हमारी एक्सप्रेशन में आई है कि जब हम इस एक्सप्रेशन में आपकी 3.17 में जब हम मैस m1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो ऊपर माइनस m2 और नीचे प्लस m2 कैंसिल होकर ये माइनस v1 बचेगा। सेकंड टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये दोनों की जीरो होगी। इसी तरह v2 प्राइम में जब मैस m1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये होल टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 3.18 जब हम इक्वेशन 3.18 को देखते हैं यहाँ पे, तो इधर से मैंने आपको जैसे कहा कि v2 को ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और जब आप ये जो इक्वेशन है 2m1 ओवर m1 प्लस m2, नीचे आप m1 को ज़ीरो पुट करें, ऊपर जब आप m1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये होल टर्म जो है ये भी आपकी फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सो यू कैन गेट v2 प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये वही रिजल्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी रेस्ट पे थी और बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जो आपकी स्मॉल बॉडी है, जो लाइट बॉडी इतनी स्मॉल है कि आपने उसके मैस को ज़ीरो को अप्रोच करा दिया है, तो फिर वो क्या करेगी, वो जब जाके कोलाइड करेगी किसी मैसिव बॉडी से तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक का मतलब है कि जिस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v1 से वो पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब वो उसी वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई। ठीक है, तो ये हमने इसका अब आप रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट कैसे लिखेंगे कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट देन आफ्टर कोलाइजन द लाइट बॉडी विल रिवर्स इट्स वेलोसिटी। कोलाइजन के बाद जो लाइट बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेगा। वेलोसिटी रिवर्स करने का मतलब है कि विद द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। वेयर एज वो जो हैवी बॉडी है विच वॉज एट रेस्ट इनिशियली, जो शुरू में रेस्ट पे था, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहेगा। वो आपकी जो आफ्टर कोलाइजन वो जैसे आपकी लाइट बॉडी है वो तो रिवर्स हो जाएगी ना, जबकि हैवी बॉडी जो है वो पहले भी रेस्ट पे था और बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। अब आ जाएं अपने केस 4 की तरफ। केस 4 आपका क्या कहता है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, जब एक मैसिव बॉडी जो है वो लाइट स्टेशनरी बॉडी के साथ कोलाइड करता है तो फिर क्या होगा। ये यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किया कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, इसकी ये सिचुएशन है कि ये आपका मैसिव बॉडी, अब मैस m1 जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी मैसिव बॉडी है और वो जाके स्ट्राइक कर रहा है एक लाइट स्टेशनरी बॉडी से। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है कि वो जो लाइट बॉडी है वो रेस्ट पे है। ठीक है, जिसको आप लाइट कंसीडर करते हैं, आप उसके मैस को, आप मैंने पहले भी बताया जैसे हमने प्रीवियस केस में किया कि जिसको हम लाइट बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसके मैस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम m2 को स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, सो m2 के मैस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो मैसिव बॉडी है वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये जो आपकी लाइट बॉडी है m2 वो लाइट होने के साथ साथ स्टेशनरी भी है। स्टेशनरी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी v2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब ये ऐसे सिचुएशन है जैसे आपकी कार जो है वो खड़ी है और एक हैवी ट्रक या जो वो आपका जो क्रेन है वो आके स्ट्राइक करता है उस छोटी सी कार के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक या क्रेन जो है वो आके स्ट्राइक करता है एक छोटी सी कार के साथ, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि वो जो होना ये चाहिए कि जो लाइट बॉडी है यानी जो आपकी कार है, वो जब ट्रक उससे स्ट्राइक करेगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, जो उसकी मैसिव बॉडी है उसकी 2 टाइम्स वेलोसिटी यानी 2 टाइम्स ऑफ v1 से मूव करनी चाहिए क्योंकि वो लाइट बॉडी है,
और वो जो आपकी हैवी बॉडी है यानी वो जो ट्रक है वो उसी वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v1 उसकी फाइनल वेलोसिटी भी v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन भी वही होनी चाहिए, जबकि लाइट बॉडी जो पहले रेस्ट पे था वो दुगनी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा किसकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी से। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे होनी चाहिए। हम देखते हैं क्या ये ऐसा होता है, हमारी कैलकुलेशंस इसको प्रूव करती हैं। तो उसके लिए आप दोबारा अपनी इक्वेशन 3.17 और 3.18 को देखेंगे जहाँ से हम v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करेंगे। नो फ्रॉम इक्वेशन 3.17 आप देख सकते हैं बुक में, ये आपकी इक्वेशन 3.17 है, v1 प्राइम और v2 प्राइम। अच्छा, अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि v2 तो आपने जीरो पुट करनी है ना इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने v2 को जीरो पुट करना है क्योंकि आपकी जो लाइट बॉडी है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एट रेस्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब आप v2 को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो इसकी सेकेंड टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी दोनों इक्वेशंस की। ठीक है, यहाँ पे भी v2 जीरो, यहाँ पे भी v2 जीरो, v2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी दोनों टर्म्स ये 3.17 में और 3.18 में दोनों जीरो हो जाएंगी। अब बात रह गई है किसकी, कि अब आपने मैस m2 को भी जीरो पुट करना है, क्योंकि मैस हमने पढ़ा था कि जो मैस बहुत स्मॉल होगा, हेयर द मैस m2 इज़ वेरी मच स्मॉल एज कम्पेयर टू द मैस m1, सो वी कैन निगलेक्ट मैस m2। निगलेक्ट का मतलब है हम उसको जीरो पुट कर सकते हैं। आप इधर भी m2 को जीरो पुट करें, ठीक है, इक्वेशन 3.17 में। जब इक्वेशन 3.17 में हम m2 को जीरो पुट करेंगे, ऊपर भी आप m2 को जीरो पुट करें और नीचे भी आप उसको जीरो पुट कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे भी m2 को जीरो पुट करें ऊपर और यहाँ पे, तो v1 प्राइम क्या देगी आपको। सो फ्रॉम इक्वेशन 3.17 आप देख सकते हैं ये सेकंड टर्म्स तो जीरो हो गई है ना ऑलरेडी, क्योंकि हमने v2 को जीरो पुट किया, सेकंड टर्म्स तो जीरो हो गई, तो सेकंड टर्म्स की तो हमें ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म में आप देखें v1 प्राइम क्या है आपकी, कि यहाँ पे आपने मैस m2, बिकॉज मैस m2 इज़ वेरी मच स्मॉल, सो हम इसको जीरो पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इधर जीरो पुट करेंगे सो यू कैन गेट m1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय m1 प्लस ज़ीरो। ठीक है, ऊपर नीचे ये ज़ीरो है, तो आप m1 v1 ओवर m1 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन गेट v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। ये जो प्लस ज़ीरो है ये किसका ज़ीरो है, ये वो जो सेकंड टर्म है जिसमें v2 आ रहे हैं, इसकी जगह ये सारा आप ज़ीरो पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो v1 प्राइम से आपके पास आ गया कि v1 प्राइम जो है वो आपकी v1 के बराबर है। ये वही चीज़ है जो हमने बात की थी कि वेलोसिटी ऑफ दी जो आपकी मैसिव बॉडी है वो अपनी उसी ओरिजिनल इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब फ्रॉम इक्वेशन 3.18 जब हम 3.18 को देखते हैं तो उसमें देखें, मैंने आपको कहा कि ये सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि v2 इज़ ज़ीरो, और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसमें देखें जब आप अब आप मैस किसको पुट कर रहे हैं, ज़ीरो, m2 को ज़ीरो पुट कर रहे हैं। सो दिस इज 2m1 ओवर m1 प्लस ज़ीरो इंटू v1 बिकॉज यू आर पुटिंग द मैस m2 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से 2m1 v1 ओवर m1 आ गया एंड प्लस ज़ीरो मीन्स ये v2 की जगह जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म ज़ीरो होगी, m1 कैंसिल हो जाएगा। सो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1, और ये वही वैल्यूज़ आई हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस केस में। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, कि रिजल्ट इसका ये है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी m1, जब आपका एक मैसिव बॉडी m1 कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी दैट इज m2। लाइट स्टेशनरी बॉडी का मतलब है कि m2 जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक तो लाइट बॉडी है इसलिए उसका मैस जीरो को अप्रोच कर रहा है एंड उसकी वेलोसिटी भी जीरो है क्योंकि स्टेशनरी है ना। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो खड़ा हुआ, रुका हुआ, ठीक है, एट रेस्ट। तो आप उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v2 वो भी जीरो पुट कर सकते हैं। देन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी विल रिमेन द सेम एज द इनिशियल, यानी मैसिव बॉडी की तो आफ्टर कोलिजन वही वेलोसिटी रहेगी जो शुरू में थी, बट जो आपकी द लाइट बॉडी विच वॉज एट रेस्ट इनिशियली विल मूव 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी। जबकि वो आपकी लाइट बॉडी जो शुरू में तो रेस्ट पे थी, लेकिन जब ये मैसिव बॉडी ने आके उसको कोलाइड किया, उसके साथ टक्कर मारी, तो क्या हुआ कि वो जो आपकी लाइट बॉडी है वो दुगनी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करने लग गया ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी। सो जो आपकी लाइट बॉडी है जो कि शुरू में रेस्ट पे थी वो अब 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी से मूव करेगा। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ v1। तो ये इसका रिजल्ट है जो आपने लिखना है केस 4 का। ठीक है, तो ये हमने इसके 4 केसेस थे, ये हमने इलास्टिक लेन इन वन डायमेंशन की बात की और इसके ये 4 केसेस भी हमने किए। इसका क्वेश्चन आपको पेपर में आप वो कैसे दे सकते हैं कि आपसे वो ये कह सकते हैं, या मैंने आपको कल एक क्वेश्चन लिखवाया था कि अगर वो आपसे कहें कि डिफाइन इलास्टिक लेन
एंड कैलकुलेट द इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन, या फिर वो ये कह सकते हैं कि डिराइव और प्रूव द दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन। तो ये बात वो आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ तक इसको सारा प्रूव करेंगे, मैंने आपको कहा था ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल भी दे सकते हैं। इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन जो है ये आपकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है, साथ ही फिगर्स बनाएंगे और यहाँ तक आपने इसको लिखना था। ये इसका एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन, इसके बाद ये जो पैराग्राफ था ये इसका कंक्लूजन था। अब ये जो आपने कल डेरिवेशंस की थी v1 प्राइम और v2 प्राइम की, ये वो आपको इसको ज़ुबानी भी लर्न करना होगा, क्योंकि ये आपको अगर केसेस के लिए कह दें, यानी वो आपको इनमें से कोई से 2 केसेस आपको दे सकते हैं। ये 4 केसेस है, वो आपको कहेंगे डिफाइन इलास्टिक लाइन, यानी इलास्टिक लाइन को डिफाइन करें, एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन फॉर 2 इक्वल मैसेस। या फिर वो ये कह सकते हैं कि व्हेन द 2 मैसेज आर इक्वल एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन वाज 0, या सेकंड बॉल वाज एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको केसेस दे सकते हैं, या फिर इन दोनों केसेस में से कह सकते हैं कि डिफाइन इलास्टिक लाइन एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, या व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। तो इन 4 केसेस में से वो कोई से भी 2 केस आपको वो पूछ सकते हैं, और उसके लिए आपको फिर ये v1 प्राइम और v2 प्राइम जो क्वेश्चन नंबर 3.17 है, 3.18 है, ये फार्मूलाज आपको आते होंगे। तो आप डिफाइन करके इलास्टिक लाइन को, और आप उसके बाद ये कोई से जो केसेस वो आपको कहेंगे आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं इन फार्मूलाज के हेल्प से। अटैम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इनकी पहले डेरिवेशन करेंगे v1 प्राइम और v2 प्राइम से, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट भी लिखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और डायग्राम्स भी साथ आप बनाएंगे, जैसे मैंने आपको हर केस की डायग्राम बताई थी, ठीक है। तो डायग्राम भी बनाएंगे और आप इसके डेरिवेशन भी करेंगे, और एंड पे आप इसका रिजल्ट भी लिखेंगे जो मैंने आपको लिखवाए, ठीक है। तो ये भी अनदर वे है इस क्वेश्चन को कि ये इस तरह से भी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आ जाए अपनी एग्जाम्पल नंबर 3.5, जो आपने जो आपकी स्मार्ट सिलेबस में है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूव टू द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। आप इसका डाटा बना लें। मैस m1 जो है वो आपके पास 100 ग्राम है। 100 ग्राम इज़ नॉट एन SI यूनिट ऑफ जो है आपके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैस नहीं है ग्राम। तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 0.1 किलोग्राम, बिकॉज जब भी आपने डाटा लिखना है तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखना है, ठीक है। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड। इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन करेगा विद एन 8 किलोग्राम स्टील बॉल। 8 किलोग्राम यानी मैस m2 जो है आपका वो 8 किलोग्राम है, और इनिशियली एट रेस्ट, और जो कि शुरू में रेस्ट पे था, v2 इज इक्वल टू 0। कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। आपने आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज निकालनी है। अब ये याद रखें, जब भी v2 0 होगी तो v2 0 होने की वजह से ये जो v1 प्राइम और v2 प्राइम का जो फार्मूला आपने इधर देखा है, इन दोनों फार्मूलाज में जब आप v2 को 0 करेंगे तो ये जो सेकंड टर्म्स हैं दोनों की वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। फिर आपके पास ये फर्स्ट टर्म्स ही बचेंगी जो कि उन्होंने वहाँ पे राइट डाउन की हुई हैं कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि v2 वाली दोनों टर्म्स जो हैं दोनों की सेकंड टर्म्स वो 0 हो गई हैं बिकॉज v2 इज 0, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। सो v1 प्राइम जो है अब अभी आपने कैलकुलेट किया, मैस m1 की वैल्यू 0.1 किलोग्राम है, माइनस मैस m2 की वैल्यू जो है वो 8 किलोग्राम है, डिवाइडेड बाय वही m1 और m2 की वैल्यूज डाली हैं, मल्टीप्लाई बाय v1 क्या है, ये जो इसकी शुरू की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 20, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट बॉल 20 मीटर पर सेकंड, वो आपने पुट की, तो यहाँ से माइनस में आंसर आएगा माइनस 19.5 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह जब आप v2 प्राइम निकालेंगे तो v2 प्राइम के फार्मूला में 2m1 मैथ्स की m1 मैथ्स जो है वो 0.1 वो आपने पुट किया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपने 0.1 प्लस 8 ये किया, और मल्टीप्लाई बाय जो आपकी v1 की जो वेलोसिटी है जो आपने 20 मीटर पर सेकंड उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये v1 प्राइम और v2 प्राइम की जो वैल्यूज आपने निकालनी थी वो आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो का टॉपिक जो मैंने आपको आज बताना है वो इसी से, ये सारे फोर्स और मोशन का आपका जो है ना, मोशन एंड फोर्स का ये आपका चैप्टर है। तो फोर्स क्या है, व्हेन वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली
अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल। अब ये देखें, अगर किसी पाइप में से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है नॉर्मली, और वो जाके स्ट्राइक करेगा, आगे सामने उसके दीवार है, तो वो नॉर्मली जाके यानी 90 डिग्री के एंगल पे जाके स्ट्राइक करेगा वॉल के साथ। सपोज द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद वेलोसिटी v, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट ऑन, और जैसे ही वो स्ट्राइक कर जाएगा, यानी आप सपोज करें ये सामने वॉल है और इस वॉल के साथ ही जो पाइप में पानी इस तरह से उसके अंदर से जा रहा है, ठीक है, ये एक पाइप है जिसके अंदर पानी वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, और ये जाके नॉर्मली का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पे जाके वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो होगा ये कि जब वो स्ट्राइक करेगा वॉल के साथ, तो उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी जिससे वो मूव कर रहा था, ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में द चेंज इन वेलोसिटी इज देन, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो किस तरह से आप उसके निकालेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी ये मैंने उसकी फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी आप चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू। सो ये जो है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi, और ये जो 0 है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है vf। तो जब आप चेंज निकालेंगे, सो दिस इज 0 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी, ठीक है। फ्रॉम द सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, द फोर्स इक्वल्स द मोमेंटम चेंज पर सेकंड ऑफ द टाइम। आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी mv ओवर t, दिस इज द फोर्स विच इज इक्वल टू ma एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी ओवर टाइम इज द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन की। तो आप कह सकते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू द ma, बिकॉज मैस इज कांस्टेंट, तो मैस में तो कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से जो है वो पढ़ी हुई हैं, यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स जो है वो इक्वल होता है मोमेंटम चेंज, यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड मीन पर टाइम के लिहाज से। इफ mass m ऑफ द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल इन द टाइम t, देन द फोर्स ऑन द जो है वाटर इज, तो फोर्स जो है वाटर के ऊपर कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा वाटर पे जो फोर्स लग रही है वो वॉल की तरफ से लग रही है। अब ये देखें, दो फोर्सेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक वो फोर्स है जो वाटर लगा रहा है ऑन द वॉल इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरी फोर्स वो है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वॉल लगाएगा ऑन द वाटर। तो ये दो तरह की फोर्सेस हैं, एक एक्शन फोर्स है और दूसरी रिएक्शन फोर्स है। तो जो वाटर ऑन द वॉल लगा रहा है वो पॉजिटिव फोर्स होगी, और जो वॉल ऑन द वाटर लगाएगा वो नेगेटिव फोर्स है, बिकॉज इट इज़ इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगी कि ये जो फोर्स ऑन द वाटर लग रही है वॉल की तरफ से वो माइनस के साथ आएगी। सो दिस इज, और ये माइनस के साथ इसलिए भी आएगी क्योंकि आपने ये देखा जो इसकी चेंज इन वेलोसिटी है वो माइनस वी के इक्वल आया ना। सो एफ इज इक्वल टू माइनस ये m ओवर टी, यानी ये आपने निकाला ना चेंज इन वेलोसिटी, आपका चेंज इन वेलोसिटी ये जो 0 माइनस वी है, दिस इज योर डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। अब आपका डेल्टा वी यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस वी के। सो दिस इज माइनस वी m, और ये माइनस वी ओवर टी, ये फॉर्म आई है, इज इक्वल टू माइनस मैस पर सेकेंड। आप टाइम को अगर 1 सेकेंड कंसिडर कर लें, सो यू कैन राइट मैस पर सेकेंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वी क्या चीज़ है आपकी, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो माइनस साइन है बेसिकली ये आपकी वेलोसिटी का चेंज है, मैस का के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन है ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी का है, ये जो आपने यहाँ पे निकाला है माइनस वी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी, का मतलब है वी जो है यहाँ पे वो डेल्टा वी है आपका, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि ये आपका जो आ रहा है ना माइनस वी, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज माइनस एम वी ओवर टी, वेयर वी जो है वो आपका माइनस वी जो है वो आपका वो चेंज इन वेलोसिटी है, और एम ओवर टी जो है वो मैस पर सेकेंड है, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ से, जैसे मैंने अभी आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स का बताया, थर्ड लॉ, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट ऑपोजिट। अब वाटर ऑन द वॉल जो फोर्स लगा रही है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी इधर से आप ये इसको एस्टिमेट, यानी कहने का मकसद ये है कि दोनों फोर्सेज में से दो फोर्सेज हैं, एक वो जो वाटर ऑन द वॉल लगा रहा है और एक वो जो वॉल ऑन द वाटर लगा रहा है। तो दोनों में से अगर आप वॉल ऑन द वाटर को एक्शन फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वाटर ऑन द वॉल जो है वो रिएक्शन फोर्स होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है।
इसका मतलब है कि अब आप लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ये जो माइनस आपके ये जो आया था -mv/t, इसके साथ एक नेगेटिव साइन जस्ट एक और आएगा और ये +mv/t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप इसको एज अ रिएक्शन फोर्स कंसीडर करें। अगर आप एक्शन फोर्स को नेगेटिव ले रहे हैं तो आप रिएक्शन फोर्स को एज अ पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं तो दोनों सेम फोर्सेस, सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी जो वॉल वाटर पे लगा रही है वो एक्शन फोर्स है विच इज़ इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और जबकि वाटर जो वॉल पे लगा रहा है वो आपकी रिएक्शन फोर्स है विच इज़ इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए वो पॉजिटिव के साथ आएगी। तो दोनों फोर्सेज एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। mv/t का मतलब है ये जो अब v आपका चेंज इन वेलोसिटी है ना, सो ये मास पर सेकंड जैसे आपने ऊपर निकाला है मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है ये भी। तो ये आपने फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो को देखा। अब ये देखें द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकंड, यानी मैस पर सेकंड अगर आप कंसीडर करें ये किलोग्राम पर सेकंड, क्योंकि नीचे टाइम है ना, तो आप उसको मैस पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी के साथ और अपनी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सपोज, यानी इधर आपने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकंड। व्हाट इज दिस 3 किलोग्राम पर सेकंड? दिस इज योर मैस पर सेकंड। 3 किलोग्राम पर सेकंड इज योर मैस पर सेकंड, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 0, ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 5 - 0 इज 5 ही रहेगा ना ये, तो चेंज इन वेलोसिटी के साथ अगर आप मैस पर सेकंड को मल्टीप्लाई करें ऑन स्ट्राइकिंग द बॉल, देन तो आप उसकी फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट द फोर्स मैस पर सेकंड 3 किलोग्राम पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी विच इज 5 3 are 15, so this is 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज न्यूटन। ठीक है, सो द फोर्स इज 15 न्यूटन। तो इस तरीके से भी अब आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा कि होज पाइप कहते हैं जो आपके घरों में जो पानी की पाइप होती हैं वो आपकी होज पाइप है। इजेक्ट्स वाटर का मतलब पानी निकालती है, खारिज करती है एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप जी अब आपके ऐसा यूनिट नहीं है तो जब भी आप डाटा लिखेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लिखेंगे, सो आप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, क्योंकि सेंटी जो प्रीफिक्स है आपकी वो होती है 10 की पावर -2। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं होता, ये प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर होता है। जब भी आप इस तरह से लिखते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब या कुछ, तो वो जो पावर होती है वो सिर्फ आपकी यूनिट पे नहीं होती, वो पावर आपकी प्रीफिक्स के ऊपर भी होती है। सो जब आप सेंटी यानी 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज 10 पावर -4 और ये मीटर स्क्वायर। आप इस 10 पावर -4 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 50 डिवाइडेड बाय 10,000 कर सकते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अब ये जो एरिया है इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे, जो स्पीड है मीटर पर सेकंड। अब ये जो 0.3 मीटर पर सेकंड है ये आपको देगा वॉल्यूम पर सेकंड। आप यहाँ से क्या, क्यों, बिकॉज एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। तो ये आप करें एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड। एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड का मतलब है यू आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। सो दिस इज 0.0015 मीटर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने इससे क्या निकालना है? वॉल्यूम पर सेकंड से मैस पर सेकंड, क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि अगर आप मैस पर सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन वेलोसिटी से तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैस पर सेकंड निकालने का क्या तरीका है कि ये जो आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू द मैस। आप मैस निकालना चाहते हैं तो मैस किस तरह से, ये जो वॉल्यूम इधर नीचे डिवाइड हो रहा है ये डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के सेकंड साइड पे। सो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी शुड बी इक्वल टू द मैस पर सेकंड बिकॉज दिस इज वॉल्यूम पर सेकंड। तो जब आप अपना वॉल्यूम पर सेकंड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मैस पर सेकंड आ जाएगा। और ये मैस पर ये आपने वॉल्यूम की वैल्यू डाली है। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? वाटर की जो डेंसिटी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो आपको इसकी वैल्यू नहीं देंगे, आपको याद होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है,
डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी इसके, ये जो वॉल्यूम पर सेकंड आपने ऊपर निकाला है इसके साथ, तो यहाँ से आपके पास मैस पर सेकंड जो है वो 1.5 किलोग्राम, दिस इज़ योर मैस पर सेकंड। अब आपने जैसे कि ऊपर देखा कि अगर आप अपने मैस पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज इन वेलोसिटी से तो आपके पास फोर्स आ जाती है। सो फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस मैस पर सेकंड, ये जो आपने अभी निकाला है, ठीक है, और मैस पर सेकंड है 1.5 किलोग्राम पर सेकंड, दिस इज योर मैस पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय जो आपने जो इसका चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी ये देखिए कितना है, फाइनल वेलोसिटी वो इजेक्ट्स कर रहा था ना एट अ स्पीड, तो ये उसकी चेंज इन वेलोसिटी थी। इजेक्ट वाली जो स्पीड है वो जो आपकी स्पीड होती है वो हमेशा उसकी फाइनल होती है ना, इनिशियल उसकी ज़ीरो होगी, ठीक है। सो दिस इज 0.3 मीटर पर सेकंड। आप इस अपना जो आपने मैस पर सेकंड का ये देखें 0.3 मीटर पर सेकंड माइनस जीरो, जीरो इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो जो हमेशा जो स्पीड इजेक्ट हो रही होती है या जो वाटर इजेक्ट हो रहा होता है उस वक्त जो उसकी स्पीड होती है वो हमेशा उसकी फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। सो दिस इज 0.3 फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगी वो जीरो, सो दिस इज 0.3 मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आपने निकाला है। दिस चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय, आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मैस पर सेकंड से, यानी 1.5 किलोग्राम पर सेकंड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी विच इज़ 0.45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। सो दिस इज़ द मेथड, जिससे प्रोसीजर है ये सारा, जिससे आप फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स हमेशा आप मैस पर सेकंड करके मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी से भी आप फोर्स उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आज आपने कंप्लीट पढ़ा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, और मैंने आपको उसमें कंप्लीट, आई होप आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो और वो जो रिमेनिंग केसेस हैं वो भी आपने कैसे अटेम्प्ट करना, उनका क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इसका तो जस्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, ठीक है ना, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ये उसकी एग्जाम्पल एंड पे दी हुई है उन्होंने, और ये उसकी फुल कैलकुलेशन जो आपने शुरू में की है, ठीक है, ये सारा उसका आपकी फुल कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन भी है, डेरिवेशन भी है। इसके साथ वो चाहेंगे तो आपको कोई डेफिनेशन अलग से दे देंगे, अदरवाइज वो आपको जस्ट ये कहेंगे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, ठीक है, या एक्सप्लेन एंड डिराइव द फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो। तो आप ये सारा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे विद एग्जाम्पल। ये वाली एग्जांपल जो इसके एंड पे लिखी हुई है, ये वाली नहीं, 3.6 की बात नहीं मैं कर रही, ये जो एंड पे इन्होंने खुद से एग्जांपल लास्ट पैराग्राफ में दिए, द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, इस तरह से। तो ये आप उसका रिजल्ट में भी लिख सकते हैं, उसके कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, उसी कंक्लूजन के अंदर ही आप उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये उसका फाइनल रिजल्ट है, कंक्लूजन है, ठीक है, और ये सारी बाकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। इसमें आप शुरू में हेडिंग दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन की। तो अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.